हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन आपके अपने चैनल केमिस्ट्री डोमिनेटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, कह सकते हैं कि जितने भी लॉ हमने पीछे पढ़े हुए हैं उन सारे लॉ के बारे में कह सकते हैं कि सारे लॉ को कंबाइन करके क्या कर दिया, डाल्टन साहब ने थ्योरी दी। डाल्टन साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज वगैरह नहीं मिला, है ना, बट ये जो थ्योरी थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पहले मैं सारे पॉइंट लिखते हुए चलता हूं और साथ साथ में आपको समझाते हुए भी चलता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसका नाम रखा गया, है ना। क्या रखा गया नाम? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्यों दिया? क्योंकि यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस थ्योरी को डाल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, अब डाल्टन साहब ने कुछ बताया था, उन सारे पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट वाइज लिखते हैं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा कोशिश करिएगा कि आप इन पॉइंट को इसी सीक्वेंस में याद करिएगा। स्पेशली जो बोर्ड वाले मेरे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या है कि जिस तरीके से जिस भी सीक्वेंस में मैं लिखूंगा आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी और आप आसानी से हर एक पॉइंट को कोरिलेट करके समझ भी पाएंगे और आसानी से लिख भी पाएंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल जिसको नाम दिया गया बेटा एटम्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर की सबसे अगर बात की जाए तो मैटर जिससे इससे मिलकर के बना हुआ है वो छोटे छोटे क्या है, एटम्स हैं, और उन एटम से मिलकर के क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरा पॉइंट। बेटा जो मैटर हमारे पास हो गया, अब हम बात करेंगे पूरा का पूरा जो यहां पर हमारा कंसर्न रहेगा वो एटम पर रहेगा, क्योंकि नाम ही बता रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटम के बारे में ही हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ज्यादातर बात करने वाले हैं। बेटा दूसरा पॉइंट बोला गया कि जो एटम होते हैं बेटा वो अगर सेम एलिमेंट के हैं तो वो उनका शेप, उनका मास, है ना, क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब क्या है पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल शेप, मास एंड साइज, है ना बेटा। हमने क्या बोला कि अगर जो हमारे पास अगर एलिमेंट सेम है तो उसके जितने भी एटम्स आप लोगे वो सारे के सारे जो एटम होंगे उनका शेप, मास और जो साइज होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है इसी में, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे क्या, जैसे कि बेटा हमने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, सेम एलिमेंट की जगह हमने क्या कर दिया बेटा, डिफरेंट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसके जो मास होंगे हैव डिफरेंट शेप, कॉमा मास एंड साइज, है ना बेटा। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उसका शेप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा उसका, और साइज भी जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक, मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं।
बट बेटा इसमें क्या है कि जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड जो होता है वो किसमें होता है, कंपाउंड जो होता है वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है। बट मैं सेम पॉइंट रहेगा, बट लास्ट में क्या लिखेंगे, कंपाउंड के बाद में हम लिखेंगे बेटा बट दे हैव इन सिंपल होल नंबर रेशियो। किसमें होंगे बेटा, सिंपल होल नंबर के रेशियो में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। मतलब क्या बोलेंगे, सेंटेंस क्या बोलेंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in chemical reaction। ठीक है, इसका मतलब क्या बताया मैंने कहा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। सेम पॉइंट को बेटा आप रिपीट आउट करोगे, बट क्या करोगे, जहां पर एटम लिखा है एटम की जगह मॉलिक्यूल कर दोगे और तब जाकर के वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो आपका एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब एक पॉइंट और बताते हैं बेटा, जो एटम्स होता है कहा जाता है, मतलब डाल्टन साहब ने क्या बोला कि जो एटम है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम को बेटा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखाए हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं किसमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। अब बेटा क्या हुआ कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, इस थ्योरी की अगर बात की जाए बेटा, तो हम लोगों ने जो पीछे लॉ पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है यहां पर आप देख रहे हो, सिंपल होल नंबर के रेशियो में, तो वहां पर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। तो वहां पर हमने एक लॉ पढ़ा था। तो क्या किया था डाल्टन साहब ने, जो हमने अभी तक लॉज पढ़े थे उन सारे लॉ को कंबाइन करके ये वाली थ्योरी दी थी। बट बेटा क्या है कि जो डाल्टन साहब ने जो ये थ्योरी दी, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी रहे। मतलब ये थ्योरी बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेबल नहीं हुई। वो कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां जहां पर डाल्टन साहब की ये जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं हुई, उसको हम क्या पढ़ेंगे, डाल्टन साहब के लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। तो आपने ये पॉइंट अगर लिख लिए हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं भाई, कि डाल्टन साहब की जो थ्योरी है वह कहां कहां पर नहीं लगाई जा सकी, है ना, वो पोस्टुलेट। ध्यान रखना है बेटा कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, कि एटम क्या होता है, एटम किससे मिलकर के बना हुआ होता है ना। और आगे पढ़ेंगे कि जो एटम होता है उसमें कौन कौन से टाइप के एटॉमिक मास क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये सब चीज़ें हम आगे अभी इसके जस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे बेटा कि जो हमारे पास एटम्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी। चलो अब हम भी पहले लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, अब हम आ गए किस पे, डाल्टन साहब के लिमिटेशंस पे। भाई ये कहां कहां पर नहीं लगी, तो हमने लिखी हेडिंग लिमिटेशंस। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट था कि डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी वो सम एटॉमिक पार्टिकल्स पे नहीं लगती है। मतलब
इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब बेटा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? सब एटॉमिक जब बेटा डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये लिमिटेशन पहली रही किसकी? डाल्टन साहब की थ्योरी की। दूसरी, ये जो थ्योरी है बेटा ये आइसोटोप्स पर भी नहीं काम करती है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स, है ना। किस पे नहीं लगी बेटा? आइसोटोप्स पे नहीं लगती है। आइसोटोप्स में बेटा हम अगर बात करें तो हाइड्रोजन ले लेते हैं और कार्बन ले लेते हैं। आइसोटोप्स बेटा क्या होते हैं? हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक वेट तो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, है ना। देखो यहां पर एटॉमिक नंबर सबका 6 है बट एटॉमिक वेट देखो चेंज हो रहा है, 12, 13 और 14। उसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन के भी क्या है? 3 आइसोटोप्स हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका तो इसका बेटा क्या होता है? इसकी बात करेंगे तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट जो होता है वो तीनों का अलग अलग होता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, तो यहां पर भी ये लिमिटेशंस है कि यहां पर भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं लगती है। तीसरा, अगर आइसोटोप्स पे नहीं लगेगी तो आइसोबार पे भी नहीं लगेगी बेटा। तो लिखा है इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार। आइसोबार्स क्या होता है बेटा? आइसोबार इसी का उल्टा होता है। आइसोबार वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक वेट तो सेम होता है, एटॉमिक वेट तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। तो यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं हुई। चौथा पॉइंट, डाल्टन साहब ने कहा था कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड थे जहां पर उनका रेशियो जो था वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में नहीं था, फिर भी वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करी जाए तो यहां पर लिख सकते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, एलिमेंट्स नीड नॉट टू कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट है वो कंबाइन हो किसके फॉर्म में बेटा? सिंपल होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं बेटा यहां पर सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11। ठीक है, अगर आप इसका रेशियो लेना चाहोगे तो इसका सिंपल होल नंबर का रेशियो नहीं आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में ही हो। तो ये हमारे लिमिटेशंस किसकी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अब हमारे पास अगले लिमिटेशंस क्या है बेटा कि हमारे पास जो ये थ्योरी थी ये किस पे नहीं लगी? एलोट्रॉप्स पे नहीं लगी, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है इट डज नॉट applicable for एलोट्रॉप्स। बेटा ये एलोट्रॉप्स क्या होता है? बेटा एलोट्रॉप्स जो होते हैं ये कहा जाता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सॉरी 2 कंपाउंड हमने ले लिए, दोनों के दोनों क्या हैं कि जैसे एग्जांपल हमने लिख लिया डायमंड, क्या लिख लिया? डायमंड। और बेटा एक एग्जांपल लिख लिया ग्रेफाइट। दोनों के दोनों कंपाउंड जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा। क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट क्या है बेटा? दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, बट
दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस किसकी थी बेटा? ये लिमिटेशंस थी हमारे डाल्टन साहब की। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी उसके पॉइंट क्या थे, है ना, और डाल्टन साहब के लिमिटेशंस कौन कौन से रहे, मैंने आपको लिख दिया है ये सारे पॉइंट। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकते हो, और अगर आपके बोर्ड के पेपर हैं तो आपको इनको क्या है, इसी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक मास के बारे में क्या देखा गया और क्या डिस्कवरी हुई और क्या सोचा गया उसके बारे में। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं फिर मैं स्टार्ट करता हूं। अब बेटा क्या हुआ, यहां से आपके दिमाग में एक चीज आ गई क्या, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब यहां तक अभी हम जहां तक पढ़ चुके हैं, यहां तक हम लोगों ने एटम क्या होता है, एटम ये होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैटर इससे मिलकर के बना हुआ होता है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या हुआ बेटा कि अब हमारे पास बात आई कि जो एटम है ना, एटम के बारे में रिसर्च चली रही थी, सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि एटम के बारे में डिस्कवरी की जाए, कि उसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जाए। तो यहाँ पर साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि एटम जो है उसका एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो एटम है एटम का एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहां से एक टर्म शुरू हुआ जिसका नाम है बेटा एटॉमिक वेट। क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, अभी हम लेकर के चलते हैं। ठीक है बेटा, शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में अगर हम बात करें तो यहां पर जो एटम था, एटम की अब हम बात करने जा रहे हैं कि एटॉमिक मास की डिस्कवरी कहां से स्टार्टिंग हुई। देखो बेटा क्या हुआ, शुरुआत में जब भी किसी भी एटम का क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने अभी तक क्या पढ़ लिया था, अभी तक ये जान लिया था कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, बट अब क्या हुआ हमारे पास, मैं लिखते हुए भी चल रहा हूं साथ साथ में, बेटा हमने क्या पढ़ा कि जो मैटर था वो किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम से मिलकर के बना हुआ है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहां पर साइंटिस्ट का जो इंटरेस्ट है, अब साइंटिस्ट का जो इंटरेस्ट था वो ये था कि भाई एटम का क्या किया जाए, फाइंड किया जाए, क्या फाइंड किया जाए, एटॉमिक मास फाइंड किया जाए। क्या फाइंड किया जाए, एटॉमिक मास फाइंड किया जाए। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी बेटा, प्रॉब्लम ये थी कि एटम जो है वो छोटा पार्टिकल है, मतलब एटम इज वेरी स्मॉल and cannot be isolated, अलग भी नहीं किया जा सकता। तो अगर जब मैं, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं एटम को अलग भी नहीं कर सकता तो एटम का एटॉमिक वेट निकालना हमारे लिए क्या था, एक चैलेंजिंग टास्क था। अब यहां पर क्या किया गया, जब यहां पर देखा गया कि भाई जो एटम है तो इसके लिए क्या सोचा गया, इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड देखा गया। इसके लिए क्या किया गया, एक अल्टरनेटिव मेथड देखा गया, सोचा गया क्या कि हम क्या ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं और थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज क्वांटिटी में लेने के बाद हम बेटा क्या करते हैं कि लेने के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एटम से। किससे, नंबर ऑफ एटम से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक एटम का मास पता चल जाएगा, है ना, मास ऑफ वन एटम हमें पता चल जाएगा, मास ऑफ वन एटम पता चल जाएगा। बट प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो गई, बट प्रॉब्लम बेटा फिर से खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई कि भाई जो नंबर ऑफ एटम है हमें पता ही नहीं है, हमें नंबर ऑफ एटम पता ही नहीं है, क्योंकि एटम इतना स्मॉल है, उसका नंबर कैलकुलेट करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट था। तो इससे क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम जब खड़ी हुई तब क्या हुआ कि हमारे पास अब एक चैलेंजिंग टास्क आया कि भाई अब क्या किया जाए। तो यहां पर क्या है कि अगर आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, उस लॉ को हम लोग किस नाम से पढ़ा हुआ है,
अवोगाद्रो साहब के लॉ के नाम से पढ़ा हुआ है। वहां पर मैंने आपको एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना बताया था, है ना। बट अभी हमारे पास क्या है कि अभी तक इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, बट हमारे पास प्रॉब्लम हुई तो फिर से क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना। हमने क्या बोला कि एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिफिकल्ट टू फाइंड, जब भी वो एरा था उनका। तो इसका मतलब क्या, मैंने पॉइंट लिखा एक्चुअल एटॉमिक मास could not able to found, है ना, ये नहीं था। बट हमने क्या बोला कि बट यहां से एक आया, क्या आया, बट आया, बट रिलेटिव एटॉमिक मास could be फाउंड। मतलब हम क्या नहीं निकाल सकते बेटा, एक्चुअल एटॉमिक मास तो उसका नहीं निकाल सकते, बट उसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। यहीं से बेटा एक शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं हम लोग बेटा राम, आम, ये सारे टर्म हम लोग पढ़ते हैं, गाम, ये सारे टर्म जो आए वो यहीं से आए। तो हमने क्या बोला बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास शुरुआत में निकाला गया। तो यहां पर क्या किया गया भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि किसी दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में हम किसी चीज का एटॉमिक मास क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा क्या किया गया, सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया और हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया। हाइड्रोजन को क्या माना गया, रेफरेंस मान करके क्या किया गया, फाइंड किया गया दी एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। हमने क्या बोला, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मासेस को क्या किया गया, मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, फाइंड किया गया। बट यहां पर भी प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई, बट यहां पर भी प्रॉब्लम आई। यहां पर प्रॉब्लम क्या आई बेटा कि जितने भी एलिमेंट, हमने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट यहां पर एटॉमिक मासेस निकाले गए, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो थे, क्या, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो थे उनका जो एटॉमिक मास आ रहा था, एटॉमिक मास जो आ रहा था बेटा वो किस में आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था। किस में आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था। अब यहां पर भाई फ्रैक्शन में याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या आपको कोई वैल्यू याद करनी हो तो लिखो आप 1.008, है ना, 16.3.1, है ना, इस तरीके से आपके लिए क्या भी है, डिफिकल्ट है। तो रेफरेंस को, हाइड्रोजन को चेंज किया गया और उस रेफरेंस को चेंज करने के बाद, मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, रेफरेंस को फिर से चेंज किया गया, रेफरेंस को फिर से चेंज किया गया और बेटा क्या लिया गया, ऑक्सीजन 16 जो था इसको रेफरेंस लिया गया। फिर इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी। उसके बाद बेटा हम शुरू हुए और हम आए किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। मैं थोड़ा रफ करता हूं, देखो बेटा, देखो बेटा क्या है कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि कहां से ओरिजिन हो रही है किसी चीज की। इससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज याद करनी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब रेफरेंस को जब चेंज करके बेटा हमने ऑक्सीजन 16 लिया और फिर से हमने रेफरेंस को चेंज किया जब हमने कार्बन 12 लिया। क्या लिया बेटा, कार्बन 12, मतलब कार्बन का जो आइसोटोप्स है उसमें कार्बन 12 लिया। तो जितने भी एलिमेंट हमने देखे रेफरेंस में, सॉरी, रिलेटिव एटॉमिक मास जब निकाला विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 एटम, तो जितने भी एलिमेंट आ रहे थे उसका जो एटॉमिक मासेस आ रहे थे वो सारे के सारे होल नंबर में आ रहे थे। मतलब 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से आ रहे थे, होल नंबर में आ रहे थे। तो भाई हमारे पास होल नंबर में अगर आ रहे थे तो याद करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहीं से बेटा शुरू किसकी हुई, यहीं से शुरुआत हुई राम की। किसकी शुरुआत हुई बेटा, राम की, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहीं से मैं आपको अब बताने वाला हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना, और हमारे पास एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, और हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, चलो यहीं से अब यहां पर अगर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी ना बेटा, तो आपको जो मैं अब बताने जा रहा हूं ना, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, है ना।
तो यहीं से हम चार्ट बना लेते हैं। अच्छा, एटम के बारे में सब लोग जानते हो, है ना? एटम के बारे में सब लोग जानते हो। तो एटम के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो आपको पता होगा बेटा कि जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। सबको पता है? नहीं पता है तो देख लो भाई। हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप यहां पर एक चीज देखोगे बेटा कि जो प्रोटॉन होता है इसका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.66 × 10⁴ ग्राम होता है। ये वैल्यू होती है। अगर मैं केजी में लिखूंगा तो बेटा क्या होगा, 1.66 × 10⁻27 केजी। ठीक है, सेम वैल्यू न्यूट्रॉन की भी होती है। मतलब बेटा क्या है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा किसी भी चीज का मास, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो किसी भी चीज का जो मास होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है, मतलब बीच में लाई करता है। तो बीच में कौन है बेटा, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इसका जो मास होगा वो कम से कम क्या लिखा, 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होगा। ठीक, यहां पर हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन जो था हमने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास काफी कम होता है, मतलब 9 पॉइंट आप पढ़ोगे 1 × 10⁻31, तो इसका मास काफी कंपैरिजन में अगर करेंगे तो इसका मास काफी कम होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और केवल किसका मास लिया जाता है, प्रोटॉन का मास लिया जाता है। अब यहां से बेटा हमारी कहानी शुरू होती है जिसका नाम था भाई राम। कौन आया भाई, राम, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर आया बेटा आम, एक्चुअल एटॉमिक मास। और फिर आया बेटा गाम। क्या आया, गाम। अब बेटा इन तीनों में रिलेशन अगर आपको यहां पर समझ में आ गया तो आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मूल कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, जो उसकी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को करने के लिए कह सकते हैं कि आपको टाइम भी कम लगेगा और आप अच्छी तरीके से समझ भी जाओगे कि आपको कैसे उस चीज को सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना है चीजों को। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास जब निकाला गया तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है बेटा ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कितनी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों होती है बेटा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जैसे हम क्या करते हैं कि हम तीनों में ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, हम केवल इसको कंसाइज वे में समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कंसाइज वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास राम जो है, जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन ले लेते हैं, है ना, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं बेटा जो कार्बन होता है, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का राम क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब कार्बन का वेट कितना है, 12 होता है तो 12 लिखेंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है बेटा तो हम 14 लिखेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिखेंगे। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है राम। जब बेटा राम को आम में कन्वर्ट करना होता है तब हम क्या करते हैं बेटा, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1.66 × 10 की पावर क्या कर देते हैं, -24 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम लोग यू से पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU या U, है ना। U मतलब बेटा यूनिफाइड, है ना। तो यहां पर बेटा आम में क्या करते हैं, आम में क्या करते हैं कि जहां पर आपने 12 लिखा है उसकी जगह क्या कर दोगे, 12U। 12U का मतलब क्या है, U की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, जो हमारे पास एक AMU होता है वो एक AMU बराबर होता है बेटा 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे आम लिखना है, मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास लिखना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 में हम क्या करेंगे, U का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब AMU का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आम में। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, आम में, तो मतलब U में आ गया, तो 12U हो गया, इसका 14U हो जाएगा और इसका 16U हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक्चुअल एटॉमिक मास। अब बेटा क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। नाम ही बता रहा है कि एटम का जो मास होगा वो ग्राम में होगा, मतलब यहां पर सीधे क्या लिख देंगे, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम। तो यहां पर हमें समझ में आ गया भाई राम क्या है, आम क्या है और गाम क्या है। मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास
एक्चुअल एटॉमिक मास यहां से निकाल सकते हैं, और यहां पर क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए भाई एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है बेटा, राम इंटू 1 mu। मतलब अगर भाई क्योंकि 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, राम लिख सकता हूं बेटा कि नहीं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, राम इंटू AMU या OR और U लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आम आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब बेटा क्या कर देंगे कि अगर हम यहीं पर राम के आगे क्या लगा दें, गाम लगा दें। क्या लगा दें, राम के आगे ग्राम लगा दें। बेटा राम लिखें, है ना, 12 क्या लिखा हुआ है, राम, और राम के आगे क्या लगा दें बेटा, ग्राम लगा दें। राम के आगे ग्राम लगा दें तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये तो एटॉमिक मास हो गया। आप इसी तरीके से सेम ये एटम के बीच में हमने एटम का लिखा हुआ है, आप मॉलिक्यूल का भी ले लो। क्या ले लो, मॉलिक्यूल का। अगर आप मॉलिक्यूल्स का ले लोगे तो मॉलिक्यूल्स में मान लो ले लिया H2SO4 ले लिया, या CO2 ले लिया, या O2 ले लिया, है ना। अगर मैं इनके बात करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा यहां पर भाई, इसका आएगा 98, इसका आएगा 44, इसका आएगा 32, है ना। और अगर मैं इसी चीज को आम में लिखूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 98U हो जाएगा। इसको लिखूंगा तो 44U हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो 32U हो जाएगा। अगर मैं बेटा इसी को चीज को ग्राम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, 32U हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैंने आपको यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश की है बेटा, कि यहां पर हमने क्या किया है, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास के 3 फॉर्म हमने पढ़े, राम, आम और गाम। ठीक, यहां पर क्या है बेटा कि अब हम जहां पर नाउ अडेज अगर आप देखने की कोशिश करो तो बहुत सारी हमारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, जिससे किसी भी एटम का जो आप एक सिंगल एटम का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो आप बहुत इजीली से फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिसकी वजह से किसी भी एटम का मास एक्यूरेटली काउंट करने में प्रॉब्लम होती थी। बट नाउ अडेज वी हैव अ various type of spectroscopic techniques by which we can calculate easily the actual atomic mass of particular atom। जैसे कि बात करें बेटा किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए आज क्या है हमारे पास, मास स्पेक्ट्रोमीटर है। क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर अगर बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास टेक्निक है जिसके थ्रू हम आसानी से किसी भी एलिमेंट में एटम का मास, किसी भी एलिमेंट में एटम का मास, सिंगल एटम का मास आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं बेटा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का एक्चुअली में कितना मास है हम बिल्कुल एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले हम रिलेटिव पढ़ते थे, है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, बट नाउ अडेज हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट का या हम किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और देखो बेटा, यहां पर क्या किया गया, मैं आपको कुछ रिलेशन बता रहा हूं, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या, देखो बेटा, हम अगर बात करें 1 mu हमें अगर कैलकुलेट करना है तो बेटा 1 mu को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेटा जो 1 mu होता है, ये जो हमारे पास कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 का पूरा नहीं लेते हैं, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल 1/12 पार्ट किसके बराबर होता है, 1 mu के बराबर होता है। ठीक है, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट इज द इक्वल टू द 1 AMU या 1 U मतलब बेटा यूनिफाइड। क्या बेटा, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 1 AMU अगर आप कैलकुलेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू द, अगर आप वैल्यू जो मैंने आपको बताई वो वैल्यू जो हमने आपको बताया कि भाई प्रोटॉन का मास भी होता है ये, है ना, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, कार्बन 12 है उसका 1/12 पार्ट है ना,
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na से अगर डिवाइड कर दूं, बेटा जो Na होता है, Na की वैल्यू मैंने पीछे आपको बताई थी, किसकी वैल्यू होती है बेटा, क्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23, कितनी होती है बेटा, 10 की पावर 23। ठीक, अगर आप इस वैल्यू को लिखोगे